नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा, आज हम बात करने वाले हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है गति के नियम। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने टॉपिक के साथ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गति का प्रथम नियम। जो गति का प्रथम नियम है उसे हम गैलीलियो के नियम और जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। बेटा, हमारे पास में जो गति के नियम है वो न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने गति के हमारे पास 3 नियम दिए: गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। अगर हम बात करें बेटा गति का प्रथम नियम, उसे हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। गति का दूसरा नियम, जिसे हम संवेग परिवर्तन के नाम से जानते हैं, और तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं। तो बेटा, आज का हमारा जो अपना टॉपिक है, हमारा टॉपिक है बेटा गति का प्रथम नियम, जिसे हम जानते हैं गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से। तो न्यूटन ने क्या कहा बेटा? न्यूटन ने कहा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे बेटा, हमारे पास अगर कोई फुटबॉल है और वो विरामावस्था में रखी हुई है, जब तक फुटबॉल खिलाड़ी उसको किक नहीं मार देता है तब तक वो गतिमान अवस्था में नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, तो जो किक लगने के बाद में जो बाह्य बल लगा, वो किक जो फुटबॉल खिलाड़ी ने मारी, उसके बाद वो गतिमान अवस्था में हो जाती है। अब गतिमान अवस्था से रोकने के लिए जब तक उसे खिलाड़ी अपने हाथों से ना पकड़ ले, अपने पैरों से ना रोक दे, तो तब तक वो अपनी गतिमान अवस्था में रहेगी। तो ये क्या कहता है हमसे बेटा कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो हमारे पास बेटा गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम देखिए बेटा ध्यान से। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है, तो यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसे कहते हैं बेटा गति का प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम। क्या कहा था बेटा? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है बेटा, हमारे पास बेटा इसके बाद आता है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है बेटा? अभी हमने जो प्रथम नियम पढ़ा, हमने उसे पढ़ा था जड़त्व का नियम। तो जड़त्व होता क्या है बेटा? जड़त्व होता है कि यदि कोई वस्तु हमारे पास में विराम में है या एक समान गति की अवस्था में है, तो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। वस्तुओं में अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है, और इस गुण को हम कहते हैं वस्तु का जड़त्व। क्या कहते हैं बेटा? वस्तु का जड़त्व। हमारे पास टॉपिक है जड़त्व, जो हमने अभी पढ़ा था बेटा। जड़त्व में जो जड़त्व का नियम था उसमें बताया गया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो उसमें जो जड़त्व का नियम था, उसमें जड़त्व होता क्या है? जो जड़त्व होता है बेटा, वो वस्तु का एक गुण होता है। वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। गुण क्या होता है बेटा वस्तु का? उसमें हमारे पास होता है कि जो हमारे पास कोई वस्तु है, अगर वो विराम अवस्था में है या फिर गतिमान की अवस्था में है, तो वस्तुओं में अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का
जो विरोध करने का गुण होता है, इस परिवर्तन के गुण को हम कहते हैं वस्तु का जड़त्व। वस्तुओं में अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है, इस गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। वस्तुओं में अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है, इस परिवर्तन के गुण को या इस गुण को हम कहते हैं वस्तु का जड़त्व। ठीक है बेटा, जो जड़त्व होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है बेटा? जड़त्व हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारे पास है विराम का जड़त्व। नंबर 1 विराम का जड़त्व, नंबर 2 गति का जड़त्व, नंबर 3 दिशा का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व होता क्या है बेटा? तो विराम, गति और दिशा हम सब समझते हैं बेटा। विराम जो हमारे पास रुका हुआ है, स्टॉप है, वो विराम है। तो एक विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु किसमें बेटा? विराम अवस्था में है, तो उसे हम जब तक विराम अवस्था से गति अवस्था में नहीं लाएंगे जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसे गति अवस्था में लाने के लिए एक आरोपित बाह्य बल होगा, उससे हम उसे किस में लेकर आएंगे? गति की अवस्था में। अब वस्तु की जो विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण है वो विराम का जड़त्व होता है। क्या होता है बेटा? वो विराम का जड़त्व होता है। देखिए बेटा, हमारे पास है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। विराम का जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। हमारे पास बेटा दूसरा टॉपिक आता है गति का जड़त्व। किसका बेटा? गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है? वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है बेटा। अब हमारे पास आता है नंबर 3 दिशा का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी दिशा की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। इसका बेटा? दिशा का जड़त्व कहलाता है। देखिए बेटा, हमारे पास में जो जड़त्व होता है, जड़त्व जो हमारे पास होता है बेटा, वो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी जो वस्तु होती है वो अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को हम कहते हैं बेटा जड़त्व। जो जड़त्व होता है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है बेटा? वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। नंबर 2 गति का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। नंबर 3 दिशा का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी दिशा की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। द्रव्यमान हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा द्रव्यमान। द्रव्यमान होता क्या है बेटा? जो द्रव्यमान है वो एक अदिश राशि है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं
और द्रव्यमान होता क्या है बेटा, किसी वस्तु का, जो कोई वस्तु हमारे पास है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जो कोई वस्तु है हमारे पास, उस जो जिस पदार्थ की वो बनी है, जो पदार्थ उसमें समाहित होता है, ठीक है बेटा, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक है, मात्रक इसका किलोग्राम, मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक होता है इसका किलोग्राम। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, संवेग। संवेग क्या होता है बेटा, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर m गुना v। यदि वस्तु का द्रव्यमान m, यदि वस्तु का द्रव्यमान क्या है बेटा m, और वस्तु का वेग क्या है v, यदि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वस्तु का वेग स्मॉल v है, तब संवेग बराबर mv। ठीक है बेटा। तो क्या कहता है ये, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु का वेग v हो तो संवेग p बराबर mv। मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं न्यूटन सेकंड। क्या होता है बेटा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड। और राशि कैसी होती है, जो संवेग है वो सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है। तो हमारे पास जो टॉपिक था वो टॉपिक था द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या था बेटा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका किलोग्राम होता है। और कैसी राशि होती है बेटा, अदिश राशि है। ठीक है बेटा। हमारे पास दूसरा टॉपिक है संवेग। क्या है बेटा, संवेग। संवेग क्या होता है बेटा, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु का वेग v हो तो हम क्या कह सकते हैं, संवेग p बराबर m गुना v, द्रव्यमान गुना वेग। तो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड। और राशि कैसी होती है बेटा, ये सदिश राशि है। हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है गति का दूसरा नियम। क्या है बेटा, गति का दूसरा नियम। गति के दूसरे नियम को हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, संवेग परिवर्तन का नियम, संवेग परिवर्तन का नियम। ठीक है बेटा। गति का दूसरा नियम होता क्या है बेटा, गति का दूसरा नियम होता क्या है, ध्यान दीजिए। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। जो हमारे पास गति का दूसरा नियम है उसके हम किस नाम से जानते हैं, संवेग परिवर्तन का नियम। होता क्या बेटा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है बेटा। देखिए बेटा ध्यान से, किसी वस्तु के संवेग, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या है बेटा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमारे पास क्या बना बेटा, F अनुक्रमानुपाती। क्या बताया बेटा, संवेग परिवर्तन की दर यानी कि dp/dt, या हम कह सकते हैं बेटा F अनुक्रमानुपाती डेल्टा p बटे डेल्टा t।
ठीक है बेटा, क्या कहता है वो हमसे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है बेटा, अनुकर्मानुपाती होती है, F अनुकर्मानुपाती dp बटे dt, या हम परिवर्तन को डेल से भी डिनोट कर सकते हैं, F अनुकर्मानुपाती डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। जब अनुकर्मानुपाती साइन हटाया जाता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट है k, डेल्टा p बटे डेल्टा t, F बराबर k डेल्टा p बटे डेल्टा t। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। गति के दूसरे नियम की गणितीय गणना गणितीय रूप में। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ध्यान दीजिए। माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्मॉल u प्रारंभिक वेग से गतिमान है। क्या माना बेटा, हमने माना कि हमारे पास कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है। किसकी बेटा, स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो स्मॉल u प्रारंभिक वेग से गतिमान है। वस्तु पर नियत बल F, नियत बल F समय t तक लगाने पर अंतिम वेग v हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो जाता है बेटा, v हो जाता है। ठीक है बेटा, हमने माना कि हमारे पास कोई स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो u स्मॉल u प्रारंभिक वेग से गतिमान है। वस्तु पर नियत बल F t समय तक लगाने पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है बेटा, v हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो देखिए बेटा ध्यान से, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 बराबर m और उसका प्रारंभिक जो वेग था वो u था। ठीक है बेटा, वस्तु का अंतिम संवेग P2, द्रव्यमान तो m है, वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। संवेग परिवर्तन क्या होता है बेटा, डेल्टा p, इसके बराबर होगा P2 माइनस P1 के। P2 का मान mv माइनस mu, m आ गया कॉमन, v माइनस u। ध्यान देना बेटा, हमारे पास में हम गति के जो दूसरा नियम है उसके गणितीय गणना कर रहे हैं, गणितीय रूप में उसकी गणना कर रहे हैं बेटा। हमने माना कि हमारे पास स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्मॉल u प्रारंभिक वेग से गतिमान है। वस्तु पर नियत बल F समय t तक लगाने पर उसका वेग, अंतिम वेग v हो जाता है। तो हमने माना वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होता है, वस्तु का जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग बराबर P1 बराबर m, द्रव्यमान कितना उसका m और प्रारंभिक वेग है उसका u, तो m इंटू u। वस्तु का अंतिम संवेग P2 बराबर क्या आ गया बेटा, mv। संवेग में कितने का परिवर्तन हुआ, डेल्टा p बराबर P2 माइनस P1, mv माइनस mu, m आ गया बेटा हमारे पास कॉमन। अब हम अगर बात करें बेटा, गति का दूसरा नियम होता क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुकर्मानुपाती होती है। तो हमें जो काम करना है वो संवेग परिवर्तन की दर की बात करनी है। संवेग परिवर्तन की दर यानी कि बेटा डेल्टा p अपॉन में कितना t। अब डेल्टा p का मान कितना m v माइनस u और अपॉन में कितना बेटा t, m v माइनस u अपॉन में कितना बेटा t। चलिए बेटा, हमारे पास आ गया m v माइनस u अपॉन t। तो बेटा ध्यान दीजिए, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं इसी लाइन को, संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा p अपॉन t, m v माइनस u और अपॉन में t। हम चले बेटा गति की
प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण थी v बराबर u प्लस ए टी। v ये इधर आ गया माइनस यू बराबर किसके, ए टी के। v माइनस यू, टी चला गया बेटा भाग में, बराबर में क्या आ गया, ए। v माइनस यू अपॉन टी का मान कितना आ गया, ए। तो चलिए ध्यान दीजिए बेटा, गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से क्या पढ़ा था बेटा, जो F है वो बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। इसके हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह आता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है के। अनुक्रमानुपाती नियतांक कौन है बेटा, के। फिर ध्यान दीजिए बेटा, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, प्लस यू इधर आ गया माइनस का, प्लस का क्या बेटा ए टी, जो t है वो हमारा मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो v माइनस यू अपॉन टी बराबर क्या आ गया बेटा, आपका आ गया a। ठीक है बेटा, तो v माइनस यू अपॉन टी बराबर a। गति के दूसरे नियम से बेटा, जो गति का दूसरा नियम है वो क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। F अनुक्रमानुपाती डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। जब इस साइन को हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं, तो अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है के। चलिए बेटा, F बराबर के, डेल्टा P बटे डेल्टा टी का मान है m v माइनस यू अपॉन में t, अपॉन में कितना बेटा, t बेटा। अब v माइनस यू अपॉन टी का मान कितना बेटा, F बराबर के, और ये आ गया बेटा m, और v माइनस यू अपॉन टी का मान कितना, a। F बराबर आ गया के एम ए। प्रयोगों द्वारा k बराबर 1, F बराबर आ गया m गुना a। ये बेटा दूसरे नियम का गणितीय रूप है, F बराबर m गुना a। यानी कि यहां से हमारे पास बना बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है बेटा, बल बराबर आ गया द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है बेटा, हम यहां से बात कर सकते हैं, एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए, एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। अब एक न्यूटन को कैसे परिभाषित करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा बेटा F बराबर m गुना a। अब जो F है इसका मात्रक न्यूटन होता है, m गुना a की हमें वैल्यू माननी है बेटा। तो हम अगर माने कि यदि m बराबर 1 किलोग्राम और a बराबर 1, अब ये क्या है, त्वरण बेटा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F बराबर 1 गुना 1 बराबर 1 न्यूटन। ठीक है बेटा, यानी कि 1 न्यूटन क्या है, बल है। तो 1 न्यूटन कैसा बल है बेटा, 1 न्यूटन कैसा बल है बेटा हमारे पास में, कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। एक अतः 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है बेटा, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है बेटा, हमारे पास है बेटा गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम क्या होता है, इसे हम जानते हैं बेटा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये क्या कहता है,
प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है बेटा? प्रतिक्रिया होती है। इसे कहते हैं हम गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास में गति का तृतीय नियम। ठीक है बेटा, जैसे हम सपोज करो कुएं से अगर हम पानी निकालते हैं, तो कुएं से अगर हम पानी निकालते हैं तो जो बाल्टी है कुएं में वो नीचे की तरफ और हम ऊपर की तरफ, हम ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं और वो बाल्टी नीचे की तरफ बल लगा रही है। तो जो बाल्टी है उसका प्रतिक्रिया बल लग रहा है हमारे बल पर, तो इसे कहते हैं हम क्रिया का प्रतिक्रिया। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे हमने माना कि हमारे पास में कोई दो वस्तु ए और बी है, ए और बी कोई दो वस्तु हैं। ठीक है बेटा, ये ए कोई वस्तु है, ये बी कोई वस्तु है बेटा। तो ए वस्तु बी वस्तु पर बल लगा रही है, तो ये बल हमारे पास हो गया एफ बी ए बी। तो इतना ही बल इसकी विपरीत दिशा में कौन लगाएगा? बी ए। तो इसका मतलब एफ ए बी प्लस एफ बी ए बराबर जीरो, बराबर जीरो। या हम कह सकते हैं बेटा एफ ए बी बराबर होगा माइनस एफ बी ए के। एफ ए बी बराबर किसके होगा बेटा? माइनस एफ बी ए के। ये हमारे पास है बेटा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आज के लिए बेटा हमारे पास इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको नमस्कार।